हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पवार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम लैब असिस्टेंट के लिए भौतिक विज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें, और वीडियो को आप ज़रा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आपका उत्तर होगा समतल दर्पण से। ठीक है, समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो कौन सा होता है? समतल एवं उत्तल। ठीक है, समतल एवं उत्तल है जो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो आपको याद रखना है, वो होती है उल्टी या उल्टा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उल्टी होती है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो कौन बनाता है? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। यह किस नियम के अनुसार है? प्रकाश के परावर्तन नियम के अनुसार है। क्या? आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर है। ठीक है, आपतन कोण है जो परावर्तन कोण के बराबर है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। कैसा? सीधा और आभासी होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है? सीधा और आभासी होता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है नियंत्रित? परितारिका। ठीक है, परितारिका है जो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, सूर्योदय और एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दिखता है। तो कैसा दिखता है? चपटा दिखता है। ठीक है, सूर्य कैसा दिखता है? चपटा। कब? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। तो दर्पण कैसा है? समतल है। ठीक है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण कैसा होगा? समतल। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो कैसा होता है? काल्पनिक। ठीक है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आपको याद रखना है, काल्पनिक होता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो आपको याद रखना है, वो है मिट्टी। ठीक है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा पदार्थ है? मिट्टी के लिए लेंस का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो कैसी होती है? धनात्मक। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक होती है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो आपको याद रखना है, वो होता है डियोप्टर। ठीक है, डियोप्टर है जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। कौन? डियोप्टर। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। तो इसका क्या कारण है? अपवर्तन। ठीक है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? तो आपको याद रखना है, अपवर्तन है इसका कारण। ठीक है, अगला सवाल है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है। ठीक है, इसका क्या कारण है? अपवर्तन। ठीक है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है? तो आपको याद रखना है, इसका कारण है अपवर्तन। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वारक। ठीक है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। क्या? द्वारक कहा जाता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। तो क्या प्रयोग किए जाते हैं? अवतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं। किसमें? सोलर कुकर में।
अगला देखते हैं। अगला सवाल है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो क्या प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर क्या प्रयोग करते हैं? तो आपको याद रखना है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, हीरा का अपवर्तनांक है। हीरा का अपवर्तनांक है तो कितना है? 2.42 है, 2.42 है क्या हीरा का अपवर्तनांक। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो आपको याद रखना है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो आपको याद रखना है, सश्रंत प्रकाश पुंज। ठीक है, सश्रंत प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है टॉर्च से। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है प्रतिबिंब? वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा होता है। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है सिलियरी पेशियों द्वारा। ठीक है, सिलियरी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, किसी नेत्र का निकट बिंदु है। किसी नेत्र का निकट बिंदु है तो कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी नेत्र का निकट बिंदु कितना है? 25 सेंटीमीटर है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आपको याद रखना है, परिवर्ती द्वारक की भांति। ठीक है, परिवर्ती द्वारक की भांति आंख की पुतली काम करती है या कार्य करती है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है तो आपको याद रखना है, अनंत पर होता है। ठीक है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? अनंत पर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आपको याद रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कहाँ पर? सिनेमा के पर्दे पर। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो आपको याद रखना है, वो है लाल रंग। ठीक है, लाल रंग है जो खतरे का सिग्नल है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है तो किसका है? ऊर्जा का। ठीक है, कौन? किलोवाट मात्रक है किसका? किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? ऊर्जा का मात्रक है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, कौन होता है? टंगस्टन का। सॉरी, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, प्रतिरोधकता का मात्रक है तो क्या है? ओम माइनस मीटर। ओम माइनस मीटर है जो प्रतिरोधकता का मात्रक है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, जनित्र। ठीक है, जनित्र कहते हैं किसे? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है तो कौन सा लेंस लगा होता है? अवतल लेंस लगा होता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है कौन सा लेंस? तो आपको याद रखना है, उत्तल लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? तो आपको याद रखना है, छोटा हो जाता है। ठीक है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो छोटा हो जाता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? ये डबल हो गया। ठीक है, तो भी कुछ नहीं है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो आपको याद रखना है कौन सा होता है? अभी मैंने बताया था, छोटा हो जाता है। ठीक है, 2 बार आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है
तो क्या देख सकती है? दूर की वस्तुओं को। ठीक है, दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है क्या? दूर की वस्तुओं को। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, मानव नेत्रों में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुगराई नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, उसे कहते हैं अंध बिंदु। ठीक है, अंध बिंदु किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुगराई नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, मानव नेत्र में होता है तो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, मानव नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है तो कैसा दिखाई देता है? लाल। ठीक है, उदय एवं अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो आपको याद रखना है, लाल दिखाई देता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो आपको याद रखना है, 2 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, किसमें? वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो आपको याद रखना है कितने समय का? 2 मिनट का अंतर होता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो आपको याद रखना है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो आपको याद रखना है कौन सा? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान में सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? तो आपको याद रखना है, काला दिखता है। ठीक है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान में सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आपको याद रखना है, कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है रेटिना। ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह कौन से भाग पर पड़ता है? रेटिना पर पड़ता है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन होता है? टेस्ला होता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो आपको याद रखना है, दिष्ट धारा प्राप्त होती है। किससे? डायनेमो से। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? तो आपको याद रखना है, विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, मानव के वे 2 महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? तो आपको याद रखना है, वह है हृदय तथा मस्तिष्क। हृदय तथा मस्तिष्क वो वे 2 महत्वपूर्ण भाग हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो आपको याद रखना है, नरम लोहे का। ठीक है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो आपको याद रखना है, नरम लोहे का उपयोग होता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है, फैराडे ने की थी। क्या की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? तो आपका उत्तर होगा यूरेनियम। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है? यूरेनियम आवश्यक है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है, पेशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन से कार्यों को करने के लिए? शारीरिक कार्यों को करने के लिए। कौन सी ऊर्जा? पेशीय ऊर्जा। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो सूर्य को माना जाता है। क्या माना जाता है? ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत माना जाता है। किसे? सूर्य को। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, इनमें से कौन नवीनीकरण ऊर्जा है? इनमें से कौन नवीनीकरण ऊर्जा है? तो आपको याद रखना है, वो है सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा है जो इनमें से नवीनीकरण ऊर्जा है। कौन? सौर ऊर्जा। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है? पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है तो क्या है? सूर्य। ठीक है, सूर्य है जो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, डेनमार्क को कहा जाता है। डेनमार्क को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है,
पवनों का देश। पवनों का देश किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है डेनमार्क को। अगला देखते हैं। अगला सवाल है सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो आपको याद रखना है सौर सेल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। अगला देखते हैं। अगला सवाल है सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? तो आपको याद रखना है विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, किस ऊर्जा में? तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है? तो आपको याद रखना है सीएनजी। ठीक है, किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है? तो आपको याद रखना है सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो आपको याद रखना है हरित लवक। ठीक है, हरित लवक है जो प्रकाश संश्लेषी अंगक है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक कौन है? जूल। ठीक है, जूल है जो कार्य का मात्रक है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है तो आपको याद रखना है दूरी की। ठीक है, दूरी की प्रकाश वर्ष इकाई है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है पार्शिक इकाई है। पार्शिक इकाई है किसकी? दूरी की। ठीक है, पार्शिक इकाई किसकी है? दूरी की है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में समय का मात्रक नहीं है। तो आपको याद रखना है प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष है जो समय का मात्रक नहीं है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक कौन है? पास्कल। ठीक है, पास्कल है जो दाब का मात्रक है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है तो कौन है? कैंडेला। ठीक है, कैंडेला है जो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ती कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ती कब लागू की गई? तो आपको याद रखना है 1971 को। ठीक है, 1971 को मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ती लागू की गई। अगला देखते हैं। अगला सवाल है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो आपको याद रखना है कैलोरी में। ठीक है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो आपको याद रखना है कैलोरी में माप सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला सवाल है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो आपको याद रखना है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर है जो विद्युत मात्रा की इकाई है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो आपको याद रखना है डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर है जो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो आपको याद रखना है करंट। ठीक है, करंट एम्पियर नापने की इकाई है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? तो आपको याद रखना है बल। ठीक है, निम्नलिखित में से बल है जो वेक्टर मात्रा है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो आपको याद रखना है द्रव्यमान। द्रव्यमान है जो सदिश राशि नहीं है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है अदिश राशि है तो अदिश राशि कौन सी है? तो आपको याद रखना है ऊर्जा। ऊर्जा है जो अदिश राशि है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो आपको याद रखना है कौन सी है? संवेग। संवेग है जो सदिश राशि है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि की प्राप्ति होती है? तो आपको याद रखना है द्रव्यमान। ठीक है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि की प्राप्ति होती है? तो आपको याद रखना है द्रव्यमान भौतिक राशि की प्राप्ति होती है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है
रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको याद रखना है संवेग संरक्षण के। ठीक है, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो आपको याद रखना है न्यूटन ने। ठीक है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था। किसने? न्यूटन ने। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई है दाब की। ठीक है, दाब की कौन सी इकाई है? पास्कल। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो आपको याद रखना है जल की बहाव। ठीक है, जल की बहाव है जो मापी जाती है किससे? क्यूसेक से। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो आपको याद रखना है स्टील है। ठीक है, स्टील है जो सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो आपको याद रखना है वह कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो आपको याद रखना है 1/6। ठीक है, 1/6 है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है प्लवन का नियम से। ठीक है, प्लवन के नियम से संबंधित है किसका नियम? आर्किमिडीज का नियम। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, श्यानता की इकाई है, श्यानता की इकाई है तो क्या इकाई है? पॉइज। ठीक है, पॉइज है जो श्यानता की इकाई है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो आपको याद रखना है अपकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल किसमें लगता है? दूध से क्रीम निकालने में। ठीक है, कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो आपको याद रखना है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा किसमें होती है? चाबी भरी घड़ी में। ठीक है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो आपको याद रखना है नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है तो आपको याद रखना है घनत्व। ठीक है, घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तन रहेगा? वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तन रहेगा? तो आपको याद रखना है घनत्व। ठीक है, क्या अपरिवर्तन रहेगा? घनत्व का अपरिवर्तन रहेगा। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण है? तो आपको याद रखना है तृतीय नियम के कारण है। ठीक है, तृतीय नियम के कारण जल में तैरना, ठीक है, जल में तैरना है किस नियम के कारण? तृतीय नियम के कारण। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आपको याद रखना है कौन सी राशि? आयतन। ठीक है, आयतन है जो सदिश नहीं है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो आपको याद रखना है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तरंग दैर्ध्य है जो तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम मापता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो आपको याद रखना है वह था डेवी। ठीक है, डेवी ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आपको याद रखना है 2 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
ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो आपको याद रखना है रॉमफोर्ड ने। ठीक है, रॉमफोर्ड ने पहले प्रमाण दिया था। क्या दिया था? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रॉमफोर्ड ने दिया। अगला सवाल है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? तो आपको याद रखना है पृष्ठ तनाव। ठीक है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है क्या है? पृष्ठ तनाव। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो आपको याद रखना है पेट्रोल द्रव का। ठीक है, पेट्रोल द्रव का घनत्व सबसे कम है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? तो आपको याद रखना है कितना होता है? 786 वॉट। ठीक है, 746 वॉट, 46 वॉट, सॉरी 746 वॉट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। ठीक है, एक हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, बर्नौली प्रमेय आधारित है। बर्नौली प्रमेय आधारित है तो किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण पर बर्नौली प्रमेय आधारित है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलना क्या होगा? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलना क्या होगा? तो आपको याद रखना है घट जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपने 100 में से कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपकी अगले पार्ट की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद।